लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने सियासत और भी गर्मा दी है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी की सूची को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कोई ओबीसी नहीं बचा है। नए सिरे से यहां ओबीसी की सूची तैयार की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी समेत कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की लूट का जो खेल चल रहा था, उसका पर्दाफाश अदालत ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है, बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC, ST, OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक ST, ST और OBC को देना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला उस समय आया जब देश में सामाजिक न्याय को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं। वो सिस्टम पर ही सवाल उठाकर कांग्रेस और अपने पूर्वजों तक को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि देश में संसाधन और सुविधाओं से एक बड़ा वर्ग आज भी वंचित है। वहीं भाजपा उन पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के अपने पूर्वजों को कोसने से कांग्रेस के पाप कम नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC, ST, OBC के साथ, और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। उधर कांग्रेस इस मसले पर अब भी बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का कहना है कि उसने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर सामाजिक न्याय की राजनीति की है। विभाजनकारी राजनीति भाजपा करती रही है। पश्चिम बंगाल में माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। उसके ऑर्डरिंग कापी देखने के बाद भी इससे चर्चा की जा सकेगी, लेकिन इतना जरूर है कि वह जिस तरह की अधिमताओं की जानकारी हुई कि ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करा दिए, उसको उन्होंने अभी निरस्त कर दिया गया है। वैसे भी ओबीसी के नाम पर तो जो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोई आरक्षण तो होता नहीं है, तो आरक्षण के प्रमाण पत्रों की द्वारा बनने के लिए पुनरावृत्ति करने का कार्य किया गया है, तो जो बुराई नहीं है। समय के साथ में उसका अध्ययन होगा और जो सही आरक्षण के हकदार होंगे वह देने की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में 9 राज्यों में वोटिंग होनी है। इनमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य शामिल है, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी को TMC के साथ कांग्रेस को भी तुष्टीकरण को लेकर घेरने का मौका दे दिया है। अब देखना ये है कि इसका कितना फायदा वो उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आरक्षण पर महारण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का लोकसभा चुनाव में कितना असर? क्या आरक्षण के बंटवारे पर घिरेगा TMC समेत पूरा विपक्ष? सामाजिक अन्याय के लिए अपने ही पूर्वजों को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे राहुल गांधी? मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे से चुनाव में किसे नफा, किसे नुकसान? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले ने सियासत को गरमा दिया है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी OBC की सूची को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कोई OBC नहीं बचा। नए सिरे से यहां
ओबीसी की सूची तैयार की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी सहित कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की लूट का जो खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। ये जो मामला पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और अब इस पर जो राजनीति है, जो सियासत है, पूरे देश में है। दूसरी तरफ सवाल अब इस बात को लेकर है कि पश्चिम बंगाल से जिस तरह से ये शुरुआत हुई है, क्या अन्य राज्यों में भी ये देखा जाएगा जहां पर इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनी हैं कि ओबीसी में कई मुस्लिम जातियों को उसमें शामिल कर दिया गया, फिर उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया। और इसी पर एक तरफ सियासत है, राजनीति है, तो दूसरी तरफ इस पर एक बहस भी छिड़ी हुई है। और चूंकि चुनाव का समय है और 2 चरण का चुनाव भी बाकी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, न केवल टीएमसी पर बल्कि कांग्रेस पर और जो इंडी गठबंधन के दल हैं उन पर भी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसके इफेक्ट और इम्पैक्ट पर, कि क्या कुछ चीज़ें अब हैं, क्योंकि दो दौर का भी जो मतदान है वो बाकी है। पूरे पैनल के पास चलेंगे और फिर इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। शिवम जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले पवन पटेल जी, मैं आपके पास में आता हूं। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन दिया, माना जाए कि एक ऐतिहासिक ये निर्णय है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के साथ इस निर्णय से न्याय हुआ है, अधिकारों का संरक्षण मिला है। किस रूप में देखती है कांग्रेस इसे? नहीं, देखिए, न्याय या अन्याय वाली बात नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो किया है कि 2010 के बाद के पूरे ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि उसमें उन्होंने रीजन दिया है कि कई सारे सर्टिफिकेट बिना किसी नियमों का पालन किए बिना ही जारी कर दिए गए थे, इसलिए उसके बाद के सर्टिफिकेट को अमान्य किया गया है। और ये सिंपल सी बात है कि अगर एक सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया गया है तो इसको बड़े उससे नहीं देखना चाहिए कि पूरे ओबीसी के कहीं एक प्रदेश में कुछ हो सकती है, किसी एक जिस केस के मुद्दे में आया होगा वहां भी कोई ऐसी घटना घट सकती है कि किसी तरह का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। तो इस सर्टिफिकेट को जारी करना और इस निर्णय को हम करें कि पूरे भारत में लागू कर दें या पूरे भारत में कोई एक परिवर्तन आएगा या हर जगह ऐसा हो रहा है, इसका आकलन करना कोई सही बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जब 1979 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय मंडल आयोग के गठन के पीछे भी यही राजन थी कि सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता में जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको भागीदारी कैसे मिले। तो अगर किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी अगर ओबीसी में शामिल किया जाता है, उसके एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो नियमानुसार होती है, जो प्रक्रिया बनाई जाती है, जिस प्रक्रिया का पालन करने के बाद किसी को शामिल है उसे हटाने या शामिल करने का काम किया जाता है। अब उस प्रक्रिया में कहीं पे गलती हो गई हो, प्रक्रिया में किसी ने कोर्ट बस कर दिया होगा, उस प्रक्रिया का पालन किसी अधिकारी ने प्रॉपर ढंग से नहीं किया हो, तो ये अलग बात है। लेकिन इसके कारण हम पूरे आरक्षण में हम प्रश्न चिन्ह उठा दे या आरक्षण की बात करें कि वो गड़बड़ है या किसी के साथ न्याय और अन्याय हो रहा, ये मुझे नहीं लगता कि किसी इस बात से उसका आकलन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आरक्षण जो है सिंपल। पवन जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ठीक है ओबीसी की जो जातियां हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चीजें हुई उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की कई जातियां उसमें ओबीसी के नाम पर शामिल कर दी गई, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सवाल भी खड़े करती रही है, चाहे वो ममता बनर्जी पर हो, चाहे वो कांग्रेस पर हो। और यही कारण है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसला है। हम तो लंबे समय से ये चीजें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही ऐसी है। हम तो ये कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष को अगर टारगेट करके किसी तरह का काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि संविधान सम्मत होगा। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने के अंतर तो अनेकों बार आपने देख लिया है
कई बार इनके बड़े बड़े नेता ने बोला कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में देखिए, जब विवेक तनखा जी गए थे यहाँ रोटेशन प्रणाली के लिए, तो इन्होंने अफवाह उड़ा दी कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी करने की तो कोई बात करने की जरूरत नहीं। आम जनता उनकी कथनी और करनी, उनके झूठ और फरेब, चुनाव के समय उनके क्या स्टेटमेंट रहते हैं, चुनाव के बाद क्या स्टेटमेंट रहते हैं, ये हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके फायदा उठाने की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उस वोट बैंक में कभी धर्म को आधार बना लेते हैं, कभी जाति को आधार बना लेते हैं, कभी आरक्षण को बना लेते हैं। ये इनको देखते रहते हैं कि जहां से हमको इस चीज का फायदा मिल सके, उस हिसाब से ही काम करते हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ में। शिवम जी क्या कहेंगे, आपका कमेंट्स चाहूंगा इस पूरे मसले पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी आपने कही, हमें यह समझने की बात है कि आज जो बंगाल से एक षड्यंत्र शुरू हुआ है वह कुछ उसी प्रकार से है जो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। मुस्लिम लीग का एक एजेंडा था जिसके तहत जो हमारे देश के अधिकतर बहुसंख्यक आबादी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि बहुसंख्यकवाद से देश को मुक्ति दिलाएंगे। तो बहुसंख्यक आबादी किसकी है? दलितों की है, पिछड़ों की है और आदिवासियों की है। तो स्वाभाविक तौर पर उनके हक और अधिकार को छीन करके अल्पसंख्यक वर्ग को देने का यह षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जितने भी इनके घटक दल इंडी गठबंधन में हैं, सब उसी मानसिकता, उसी एजेंडे से प्रेरित हैं और अपने यहाँ पर जहाँ राज्य स्तर पर यह सरकार में है वहाँ पर उसी को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने इसी प्रकार के कृत्य किए थे। आज कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां भी इसी मानसिकता, इसी भावना से प्रेरित होकर के शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज ओबीसी के आरक्षण में यह डाका डालने का विषय कैसे आ गया? क्योंकि बंगाल की सरकार का एक निर्णय न्यायपालिका ने खारिज किया है और कांग्रेस को कम से कम न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए, न्यायपालिका पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका तो सभी के लिए एकदम न्यूट्रल है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आया था तो बहुत न्यायपालिका की यह गुड़ गा रहे थे, लेकिन आज जब न्यायपालिका कह रही है कि आपने विधि सम्मत तरीके से नहीं, अवैधानिक रूप से आरक्षण कुछ वर्गों को दिया है, धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया गया है जो हमारे संविधान में उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। हमने आर्थिक और शैक्षणिक मापदंडों पर जातिगत आधार पर आरक्षण दिए हैं, हमने कहीं पर भी धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया है। फिर उस स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग की जातियों को दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में जोड़ने का यह षड्यंत्र और कुचक्र कांग्रेस के द्वारा क्यों रचा जा रहा है? कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी की उन प्रतिमा आखिर संसद में इतने वर्षों तक क्यों नहीं लगाने दी गई? बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव के विरोध में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव में हराने का पाप क्यों किया? यह तमाम चीजें कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से की है, जनता इनको जानती है और कांग्रेस के पूरे चरित्र को समझती है। कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने ओबीसी वर्ग का आरक्षण इतने वर्षों तक देश में लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा। उसके बाद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की जब बात आई तो कांग्रेस उसमें भी लेट लतीफी करती रही। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज जब कांग्रेस के सामने यह इतना बड़ा एक पूरा माहौल था, देश में इतने वर्षों तक सत्ता में थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने आरक्षण देना तो आप छोड़िए, जो जामिया जैसी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां अल्पसंख्यकों का दबदबा है, अल्पसंख्यक वर्ग की वहां पर एक बड़ी भागीदारी है, वहां पर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। देश में इकलौते सरकारी शैक्षणिक संस्थान है जहां पर आदिवासियों और दलितों के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो कांग्रेस को यह तमाम चीजें जनता के सामने बतानी पड़ेंगी कि जब आप अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए तमाम उनके खान पान की आजादी की बात करते हैं, उनकी भागीदारी की बात करते हैं, जनसंख्या में अनुपात के हिसाब से उनको हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो बहुसंख्यक आबादी के अधिकारों पर डाका डालने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? और इस देश में बहुसंख्यक आबादी तो पिछड़ों की ही है। चलिए चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, किस रूप में देखें कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला? हालांकि अब जो चीजें पश्चिम बंगाल से शुरू हुई हैं, पहले भी मैंने कहा कि अन्य जगहों पर अगर इस तरह की चीजें निर्मित हैं तो वहां भी इसका असर दिखेगा, लेकिन अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और इस तरह का ये डिसीजन, फैसला किस रूप में देखा जाए? चेतन भट्ट साहब। देखिए राजेश जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से पूरी तथ्यों के आधार पर दिया होगा कि जिस तरह से हिंदुओं को आरक्षण वहां पर देकर उनको ओबीसी में शामिल किया गया वो अवैधानिक जी। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी पे तो हमेशा ही आरोप लगता रहा है कि वो बांग्लादेश के मुस्लिम मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में बसा रही है, रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में बसा रही है, उनके प्रति उनका ज्यादा अनुराग है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ममता बनर्जी पे इस तरह के आरोप लगे हो। लेकिन ये बात सही है कि इस समय राजनीति जो चल रही है देश में वो जाति और धर्म के आधार पर चल रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो, जैसे भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व को लेकर चल रही है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है।
आरक्षण के विरोध की भी खबरें आ रही हैं कि आरक्षण खत्म करने वाले, वो कह रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करने वाले, ये कहते हैं कि वो आरक्षण खत्म करने वाले। तो इस समय ये जो परिस्थितियां हैं देश में, देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो पीछे हो गए। कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को ही मानने के लिए तैयार नहीं। किसी भी कोर्ट ने अगर निर्णय किया है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप चाहते हो तो आप ऊंचे कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वो शायद जाने वाली भी है इस मसले को लेकर। अब उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है और किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने की बात कही है और या उसमें शामिल कर लिया है, ये वास्तव में देखने वाली बात कि अभी तक तो धर्म के आधार पर इस तरह से आरक्षण नहीं मिल रहा था। पिछड़े वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको आरक्षण की बात की बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जिन पे बरसों से अत्याचार हुआ उनको बराबरी की भागीदारी मिले, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन ये आरक्षण भी 10 साल के लिए था। आज 70 साल हो गए, हम उसी आरक्षण की बैसाखी पे चल रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो देश में राजनीति चली, देखिए भाजपा को तो अच्छा मौका मिला, वो तो शुरू से कह रही थी कि लोग मुसलमानों का संरक्षण करते हैं और उनको ज्यादा प्रभुत्व देने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये एक अच्छा मौका मिला और वो कोर्ट के आदेश का रेफरेंस देते हुए कह रही कि ममता बनर्जी और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लिए लंबे समय से यही कहा जा रहा था कि जो रोहिंग्यान मुसलमान वहां पर हैं, जिस तरह से वहां पर प्रवेश कर रहे हैं और फिर इसके जरिए ओबीसी के जरिए कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। हालांकि अगर ममता बनर्जी के लिए बात किया तो उनके लिए, टीएमसी के लिए तो सारी चीजें पॉजिटिव थी। देखिए तो पॉलिटिकल वो एजेंडा रहता है। देखिए ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जीत का बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो मॉमडन्स लोग हैं। उनका जो रोहिंग्या मुसलमान है या जो दूसरे मुसलमान आते हैं वहाँ पे, जो बांग्लादेश से निर्वासित होके आ गए हैं, यहाँ बस गए, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ममता बनर्जी ने उनको एक ओबीसी का आरक्षण दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने राजनीतिक गुणाभाग को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस को लगता है कि हम अगर दलित पिछड़े की बात करेंगे और उनको सामाजिक न्याय की बात करेंगे, उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी की बात करेंगे, तो हो सकता है कि जो दलित पिछड़े हैं वो हमारे तरफ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी तमाम बहुसंख्यकों को लेकर चलना चाहती है। उसका कहना है कि हिंदुओं का विरोध होता है, जबकि हिंदू बहुसंख्यक है, 80% आबादी है। तो ये तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने फंडे होते हैं और उस हिसाब से वो राजनीति करते हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है और अगर उसने किसी तरह से इसको अवैधानिक घोषित किया है तो निश्चित तौर पे कोई उसमें ऐसी बात होगी कि जो असंवैधानिक। बिल्कुल सही बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम तो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानते। एक बार फिर पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, चूंकि अगर जब चुनाव के वक्त ये फैसला हो, जाहिर सी बात अगर टीएमसी आपकी इंडी गठबंधन की आपकी सहयोगी है, जाहिर सी बात है कि एक बैठे बिठाए मौका भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। क्या कांग्रेस इस पूरे इश्यूज को लेकर बैकफुट पर है? क्योंकि राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि वंचितों को सामाजिक न्याय मिलने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को ही वो जिम्मेदार पूर्वजों को ठहरा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल के बयान पर जिस तरह से तंज कस रही है कि प्रायश्चित से कम नहीं होंगे कांग्रेस के पाप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौके की तलाश में रहती है। मौके की तलाश में क्यों रहती है? क्योंकि ना उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, जो सपनों का सौदागर बन के इस देश और प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाए थे, उस सपना कुछ पूरा किए नहीं है। इसलिए इस तरह के मौके की तलाश में रहती है कि हमें इस तरह का मौका मिल जाए। अरे हम कहते हैं राहुल गांधी का, अगर राहुल गांधी जी ने इस तरह एक्सेप्ट किया तो सोचिए ना कितना बड़ा करेजा उसका। क्योंकि हम कहते हैं ये एक्सेप्ट कर ले कि हमारे मोदी जी ने बोला था महंगाई ने खत्म की, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, नहीं किया, अब हम देंगे, बोल दे। इनमें तो उतना करेजा ही नहीं है कि इस चीज को एक्सेप्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी अभी बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले हमने बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो सर्टिफिकेट जारी हुए थे वो सही नहीं थे, नियमों का पालन नहीं किया गया था, उस सेंस में किया गया। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। तो ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से दूसरे के मुंह में अपनी बातों को ठेलने का प्रयास करती है। और ये हमारे न्याय पत्र की बात करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यही काम तो आप कर्नाटक और आंध्रा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी तो आप यही कर रहे हैं।
देखिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यही तो सोच का विषय है ना। हम तो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं इस पे एक दिन डिबेट कर लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है डिबेट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हम तो खुला कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं कि हम आरक्षण का खत्म कर रहे थे। आरक्षण चाहे मध्य प्रदेश के संसद में ले लीजिए, चाहे केंद्र के संसद में ले लीजिए, किसने आरक्षण दिया है? इन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, अपना समर्थन वापस लिया। हमने आरक्षण दिया, माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी ने आरक्षण दिया, माननीय कमलनाथ जी ने भी 27% आरक्षण दिया। हर समय आरक्षण जब जब देने की बात होती थी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते थे। ये हमेशा देखते हैं कि जब इनको चाहिए कि इनका कोई भी वोट बैंक छटक रहा है, वो उसके हिसाब से बात करने लगते हैं। अभी हमने कई जगह देखा इनके संघ के लोगों ने बोला कि आरक्षण में संशोधन और आरक्षण खत्म होने चाहिए। कई सारे मंत्रियों के मैं भी कहेंगे 10 मिनट में लाके दे सकता हूं, लेकिन अब लग रहा है कि ओबीसी वर्ग छटक रहा है तो अब आरक्षण के बहुत बड़े हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 2014 से माननीय मोदी जी थे, जब इतने सारे झूठ बोले तो किसको भी उसी में शामिल कर देते। क्यों आरक्षण नहीं शामिल करा दिया, क्यों आरक्षण नहीं दिया? तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। ये हमेशा इनका चुनाव के हिसाब से है कि हमने 400 पार पवन जी, आप कहते हैं कि वो मौके की तलाश में रहते हैं, आप मौके देते ही हैं उन्हें? नहीं, देखिए मौके देते हैं जब मौका आदमी इनके पास अपना डेवलपमेंट बताने के लिए जरूरत नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या बताएं क्या किया 2014 से बात ही नहीं, तो अभी डेवलपमेंट क्या है? अब कोई को लगे कि हम भैंस की बात करते हैं कि एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात कर दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले कि मंगलसूत्र ले जाएगी, सोना ले जाएगी। तो अगर सबको लगे कि बहुत बड़ी बात की है तो फिर इसका पैमाना, ये मापने का पैमाना बहुत गलत है फिर तो। अब उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता कि मोदी जी के मुख से निकला हुआ हर शब्द। चलिए शिवम जी से जवाब ले लेता हूं। वो कहते, शिवम जी वो कहते हैं आप तो मौके की तलाश में रहते हैं, जवाब दे दें आप। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी चुनाव में उतरती है तो जहां पर हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट में रहते हैं वहां 10 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पहले भी विधानसभा के चुनाव में भी जहां भी हम चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, तो अपना 18 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उसमें तथ्यात्मक रूप से 2003 में हम कहां थे, 2018 में प्रदेश कहां पहुंचा, किन क्षेत्रों में हमने कैसी प्रगति की और कहां पर हम आगे ले जाने वाले, इन तमाम चीजों का विवरण और ब्यौरा था। पवन जी चाहें तो उनको मैं उसका ई कॉपी भी भेज सकता हूं और प्रत्यक्ष रूप से भी भिजवा सकता हूं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, पवन जी मुद्दों की बात थी, पवन जी आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना, अब आप धैर्यपूर्वक सुनने का काम करिए। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो ये तो विकास की बात होगी। दूसरी जो बिंदु है, इस देश में अगर कोई इस प्रकार का इशू विपक्षी राजनीतिक संगठनों की ओर से उठाया जाता है, अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे विषय रखे जाते हैं, सरकार में आने पर उस प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस देश के बहुसंख्यक आबादी, दलितों, पिछड़े और आदिवासियों के हितों के लिए, गरीबों के हितों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम प्रमुखता के साथ जनता के सामने इनको एक्सपोज करें। अगर इनको इतना विश्वास है तो यह अपना विषय जनता के सामने रख दें। क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम जातियों को ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं दिया? यह तो फैक्ट है ना। और फैक्ट यह भी है कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का पार्ट है, जिसका कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख घटक दल है। ममता बनर्जी अभी ये बोल रहे हैं कि कोर्ट के निर्णय को हमने चुनौती नहीं दी। ममता बनर्जी तो साफ बोल रही है कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। तो आखिर आपके साथ अगर कोई राजनीतिक संगठन है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जो भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, और चुनाव के मैदान में जब आप साथ में हैं और चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में वह तमाम चीजें आपके साथ जुड़ेंगी। और आप कर्नाटक में सरकार में हैं, आप उसी कार्य पद्धति पे चल रहे हैं। वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज को सिलेबस से हटा करके टीपू सुल्तान, औरंगजेब को पढ़ाने का आप कुकृत्य करेंगे, तो वह तो फैक्ट है। देश की जनता उसको देख रही है। अपने मताधिकार का जब प्रयोग करेगी तो उसका तो स्वाभाविक तौर पर जनता के मस्तिष्क में एक विचार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आखिरी बात बोल दूं, इस देश में विकास के विषय इसी चीज के लिए किए जाते हैं। विकास इसीलिए होता है ताकि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक शिखर पर ले जाया जा सके, विश्व को दिखाया जा सके कि भौतिक प्रगति के साथ ही साथ भारत के पास दुनिया को देने के लिए क्या है। और उन चीजों पर ही जब हमला करने का षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर हम एक प्रमुख राजनीतिक दल होने के नाते उसका विरोध करेंगे। आखिर में चेतन भट्ट साहब से मैं कमेंट्स लूंगा। चेतन भट्ट साहब, 2-3 चीजें काफी अहम है। अगर हम जब इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो जिस तरह से इंडी गठबंधन बना, बहुत सारी चीजें उसमें क्लियरिटी भी नहीं रही। अब जब 2 चरण का मतदान अभी बाकी है और जब शुरुआत हुई थी पहले चरण से तो तमाम सारे मुद्दे, लेकिन चरण दर चरण मुद्दे बदलते गए। अब मान लिया जाए कि जो आरक्षण का जिस तरह से पश्चिम बंगाल से जो मुद्दा मिला है, अब भारतीय जनता पार्टी को 2 चरणों के लिए मुद्दा मिल चुका है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों की तलाश में रहती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वो उन मुद्दों को इतनी ताकत से प्रचारित करती है कि वो पूरे देश में फैल जाती है। कांग्रेस इस मामले में कमजोर है। लेकिन जहां तक ये अभी जो आपने पवन जी ने बात की थी कि राहुल गांधी को उसमें भारतीय जनता पार्टी
ये कह रही है कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की गलती को स्वीकार कर रहा है तो ये वास्तव में एक बड़े दिल की बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकारें रही या हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम उसको ठीक करेंगे। तो इसलिए उसको कोसने वाली बात नहीं, उसको स्वीकार करने वाली बात है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्वजों की या अपनी खुद की गलती भी स्वीकार कर रहा है तो ये बड़ा दिल माना जाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उसने हर चुनाव में चरणों में अपने मुद्दे बदले हैं, तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। अभी 2 चरणों के चुनाव होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि आरक्षण का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर होड़ मची कह रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करने वाली। तो आरक्षण का मुद्दा तो वैसे ही बहुत ज्वलंत है और जो इस तरह से जो हाईकोर्ट का भी जो निर्णय आया वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हाथ में लड्डू जैसी स्थिति बन गई है कि उसको तो कहने को हो गया कि देखिए हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो तमाम इंडिया के गठबंधन है और ममता बनर्जी है ये मुस्लिम परस्त है। और उसका आप देख लीजिए कि हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है कि ओबीसी में उन्होंने मुस्लिम लोगों को शामिल कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरह से उसकी काट लाता है ये देखना जरूरी होगा। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं, चूंकि अब ऐसे समय में जब अभी 2 चरण के जो मतदान है वो बाकी है, ऐसे में ये मुद्दा आया है और आरक्षण को लेकर जो राजनीति कोई सियासत नई नहीं है, लंबे समय से ये चलती आई है, लेकिन ऐसे वक्त ये मुद्दा आया है। अब देखना होगा इससे किसे नफा है किसे नुकसान है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट का वो फैसला और कहीं ना कहीं 2010 के बाद जो ओबीसी के आरक्षण का जो फैसला था वो बदला गया। अब नए सिरे से पश्चिम बंगाल में आरक्षण देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये पूरा जो मसला आया है और जाहिर सी बात है कि अपने अपने तरीके से इसके नफ़ा और नुकसान को देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन पर हमलावर है। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।